नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले के 9 पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, दिल है तुम्हारा के नाम से। उसमें सारे पार्ट दिए हुए हैं, वहाँ पर आप सारे पार्ट पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अर्निंग करना चाहता है फुल टाइम या पार्ट टाइम, साथ ही साथ कुछ सीखना भी चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, एक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है, तो वो मुझसे संपर्क करे। मेरे पास एक ऐसा मॉडल है, या यूँ कहें कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप लर्निंग प्लस अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे किसी भी कमेंट बॉक्स में जाकर के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए अपना नंबर छोड़ सकते हैं, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल आपको बता दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप काम कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। आज वक्त का पासा पूरी तरह पलट चुका था। घर में अनूप का जो भी सामान था निकाल कर झोपड़ी में रख दिया जाता है। वैसे भी अनूप के पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा बहुत ही था जो आराम से झोपड़ी में आ जाता है। अनूप चुपचाप वहाँ से अपनी ज़रूरत के सामान को उठाकर चल देता है। तभी कोमल भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कोमल को यूं जाता देख विनीता कहती है, तू कहाँ जा रही है? गुनाह तो उसने किया है, उसे बाहर जाना चाहिए। तूने तो कोई गुनाह नहीं किया जो तू भी उसके साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेगी। तू जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है, समझी? यही तेरे काका का फैसला है और मैं उसके कर्मों की सज़ा तुझे नहीं भुगतने दूंगी। कोमल विनीता की बातों को मानकर अपने कपड़ों का बैग वहीं पर रख देती है। आज दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने पर कुछ ही दूरी पर कोमल का मायका था, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा धनराज को आने में। धनराज विजय सिंह के घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी के पास जाते हैं। कोमल भी अपने पिता को इतने दिनों बाद मिलती है तो उसकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं। वह अपने पिता को गले लगाकर रोने लगती है। धनराज कोमल के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ना मेरी लाडो, मत रो। देख, तेरा बाप आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे अब रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूँ और तू चिंता मत कर। उस अनूप ने तेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, उसे तो मैं सज़ा दिला कर रहूँगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? अभी तेरा बापू जिंदा है, मरा नहीं है। मैं दूसरी जगह तेरी धूमधाम से शादी करूँगा। आखिर गलती तो मैंने भी की थी तुझ पर इस शादी का दबाव बनाकर। अब मैं उसका पश्चाताप करूँगा और तुझे अब इस घर में और अधिक नहीं रहने दूँगा। कोमल, बापू, आप शिव को दोषी क्यों मानते हो? आप हमेशा हमारे भले का ही तो चाहते हो। आपने हमारे साथ कौन सा गलत किया? जो हर व्यक्ति अपनी बेटी की खुशी के लिए करता है, आपने भी बस वही किया। आपने भी मेरे लिए ऐसा ही किया। रहा सवाल आपके साथ जाने का, तो बापू, अब मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और बापू, आपने मेरी विदाई के वक्त मुझसे कहा था कि विजय सिंह काका तुम्हारे ससुर नहीं बल्कि आज से तुम्हारे बापू हैं। फिर घर तो हमारा ही हुआ। आप ही बताओ बापू, अगर मैं आज ये घर छोड़कर चली गई तो हमारे काका की क्या इज्जत रहेगी गांव में? लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे हमारे काका पर। ऐसा तो मैं हरगिज़ भी नहीं कर सकती। जब मैं उस घर में थी तो कभी आपकी मर्यादा पर आंच नहीं आने दी, तो आज फिर मैं अपने काका की मान मर्यादा पर आज कैसे आंच आने दूंगी? कोमल की बातों को विजय सिंह चुपके से सुन रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू झलक उठे। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया और मन ही मन सोच रही थी कि सच में दहेज में मिलने वाली सबसे बड़ी दौलत यही होती है। धनराज, धन्य है बेटी, तेरे जैसी बेटी जिसे सबकी चिंता रहती है। अरे, मैं मानता हूँ कि मेरा दोस्त हीरा है, वह दिल का धनी है और वह तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखेगा, परंतु उस अनूप का क्या, जिसने तेरे साथ इतना बड़ा छल किया? क्या तू कभी भी उसे माफ़ कर पाएगी उसके किए इस कुकृत्य के लिए? कोमल, हाँ बापू, सच है कि काका मुझे अपनी बेटी की तरह ही लाड दुलार करते हैं और उनकी छत्र छाया में मैं कभी भी दुखी नहीं रह सकती। और रहा सवाल उनका, तो पता नहीं बापू, मुझे क्यों नहीं यकीन होता
कि वह कभी ऐसा कर भी सकते हैं। मेरा मन आज भी इस बात को पूरी तरह सच नहीं मानता है। बापू, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अपने जुर्म को कबूल नहीं करता और अपने जुर्म को कबूल करके बड़ी आसानी से सज़ा को कबूल नहीं करता। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने पढ़ा है कि कभी-कभी कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती। बापू, मेरे मन का यह संशय दूर नहीं होता तब तक मैं उन्हें गुनहगार नहीं मानती। और रहा सवाल उनसे अलग रहने का, तो यह मेरे काका का फैसला है, इसे मैं हरगिज़ नहीं टालूँगी। धनराज, तू पागल हो चुकी है उसके चक्कर में, जो उसकी बुराइयां नज़र ही नहीं आ रही। अरे तू किस मिट्टी की बनी है? उसने तेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और तुझे उस पर अब भी भरोसा है। कोमल, परंतु बापू, आपने ही तो कहा कि तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए। आज मेरा मन उन्हें दोषी नहीं मानता है तो नहीं मानता है। धनराज, मैं तो तंग आ गया हूँ तुझसे। तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर। मैं चला, तुझे समझाना बेकार है। और हाँ सुन, जिस दिन वह तेरा विश्वास तेरे सामने ही तोड़ दे उस दिन तो अपने बापू के घर चली आना। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। विजय सिंह चुपके से दोनों की बात सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कोमल किस मिट्टी की बनी है। यह लड़की जो आज भी अनूप पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, वह मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से जल्दी इसका यह झूठा भरोसा टूट जाए और यह इस झूठे भरोसे की आस में ना जिए। शाम होने को थी। कोमल दाल बनाने के लिए दाल फटक रही थी कि तभी वह वीरेन आ जाता है। वीरेन कोमल से कहता है, सच में तुम बहुत महान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती, पढ़ी लिखी लड़की होती, तो अनूप को जेल करवा देती। और आप हैं जो यह सब एक मामूली सी बात समझ रही हो। वैसे मुझे भी अनूप भैया पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वह कभी ऐसा कर भी सकते हैं। वह तो हम सब के लिए एक आदर्श थे। कोमल बिल्कुल खामोश रहती है। वह वीरेन की बातों का जवाब नहीं देती। वीरेन कहता है, आप पढ़ी लिखी हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने साथ हुए अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। तुम्हें डट कर लड़ना चाहिए और इस लड़ाई के खिलाफ लड़कर तुम्हें उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए जिसके साथ इस तरह का धोखा किया जाता है। कोमल, मुझे शौक नहीं है कि अपनों की ही बुराई को समाज में उछाला जाए। अगर हमें किसी से शिकायत है तो हम उसी से कहेंगे ना कि पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे। और मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है कि अब मुझे इस बारे में और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है और आप ना ही इस बारे में आज से आगे मुझसे कोई भी बात करेंगे। वीरेन, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, वरना मुझे क्या पड़ी किसी के मामले में टांग अड़ाने की। अगर तुम्हारी जगह कोई शहर की लड़की होती तो ये चुपचाप नहीं बैठती। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो चुकी थी। आज झोपड़ी में अनूप अकेला बैठा था। आसमान में काले बादल थे और आसमानी बिजली कड़क रही थी। आज अनूप पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और विजय सिंह के सख्त आदेश के कारण घर का कोई भी सदस्य अनूप की किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकता था। आज अनूप ने सुबह से खाना नहीं खाया था तो भूख भी लग रही थी, परंतु आज खाना बनाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। बस उदास अपने पैरों पर सिर को टिकाए हताश बैठा था। उसकी इस दयनीय हालत को विशाखा से देखा नहीं जाता। वह घर के लोगों से चुपचाप आकर एक थाली में उसके लिए दाल चावल लेकर आती है। जैसे ही विशाखा झोपड़ी में आती है, अनूप गर्दन को ऊपर उठाकर विशाखा की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, कैसे आना हुआ मेरी लाडो? तुम्हें पता है कि काका ने क्या कहा है? मना किया था सबको मेरी मदद करने के लिए, फिर तुम क्यों आई हो? अगर कोई देख लेता तो? विशाखा, हाँ पता है, और मुझे यह भी पता है कि आपने आज सुबह से भोजन का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं लिया है। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप हाथ धो लीजिए और खाना खाइए। अनूप, काका के खिलाफ जाकर तू क्यों बुरी भली होना चाहती है इस घर के लिए? अब सच्चाई यही है कि मैं अब कोई नहीं हूँ तुम्हारा। तुम्हें भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। विशाखा, अच्छा, अब क्या सरपंच जी का फैसला हमारे दिलों पर भी चलने लगा? अरे तुम चाहो कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, पर सच में क्या अब तुम मेरे कोई नहीं हो? अगर कोई नहीं हो तो फिर हमें लाडो क्यों कहते हो? सच यही है कि आज भी तुम मुझे अपनी बहन समझते हो। रहा सवाल खाना लाने का, तो मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती।
मैं तुम्हें इस तरह से भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों ना मिले। वह भी मंजूर। देख लो, अगर अब तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, समझे अनूप? ना ना मेरी लाडो, ऐसी बात मत कर। अरे तेरे लिए तो जहर भी हंसते हंसते खा लूँ, फिर यह तो खाना है। अच्छा ये बताओ कि तुमने खाना खा लिया या अभी नहीं खाया है? विशाखा, भैया मैंने खाना खा लिया है, बस आप भी खा लो। ये कहकर वह अनूप के सामने थाली रख देती है। अनूप खाना खाने के लिए हाथ धोने लगता है और अंधेरा बहुत हो चुका था, इसलिए विशाखा झोपड़ी में लैंप जलाकर रख देती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। अनूप खाना खाने लगता है और विशाखा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या काका ने खाना खा लिया? विशाखा, हाँ काका ने खाना खा लिया और काकी भी खा चुके हैं, घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया है। अनूप, तुम्हारी भाभी ने खाना खा लिया है या वो भी अभी तक भूखी ही बैठी हैं? विशाखा, भैया आप सब जानते हैं कि भाभी हमेशा आपके और काका के खाना खाने से पहले खाना नहीं खाती हैं, तो फिर आज कैसे खा सकती हैं? उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खाना देकर आऊं। अनूप का कोमल का नाम सुनते ही चेहरा खिल उठता है। वह कहता है, सच में तुम्हारी भाभी ने ही खाना भिजवाया है? विशाखा, हाँ भैया, आज उन्होंने आपकी मनपसंद अरहर की दाल और चावल बनाए हैं और उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। अनूप, विशाखा अपनी भाभी से कहना कि वह आज से मेरे लिए खाना ना भेजे, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। उसे मेरे लिए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर में किसी को खबर हो गई तो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विशाखा, सच में भैया आप भाभी की कितनी फिक्र करते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब झूठ है। आप कैसे उनके साथ धोखा कर सकते हो? अनूप ने नाम मात्र के लिए ही भोजन खाया था। वह आधा खाना खाकर पानी पी लेता है और विशाखा को थाली देते हुए कहता है, विशाखा जाओ, रात बहुत हो रही है, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। वैसे भी मौसम आज अच्छा नहीं है, घर पर तुम्हें ना पाकर सब लोग इधर उधर ढूंढने लगेंगे और फिर जब वह लोग तुम्हें यहाँ पाएंगे तो तुम्हें भी मेरी वजह से सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरी लाडो को सज़ा हो। अनूप की बात को मानकर विशाखा वहाँ से चली आती है। लैंप की टिमटिमाती रोशनी में अनूप टकटकी लगाए घर के उस कमरे की तरफ देख रहा था जिस कमरे में कोमल विशाखा को पढ़ा रही थी। कोमल भी फरफरी नज़रों से खिड़की से झोपड़ी की तरफ देखती और फिर नज़र चुरा लेती। आज ना चाहकर भी कुछ बंदिशों के कारण वह उसे नज़र भर देख भी ना सकी। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी तो विशाखा ने खिड़की बंद कर दी, परंतु कोमल के मन की व्याकुलता कहाँ कम होने वाली थी। उसका मन हवाओं से उसी झोपड़ी की तरफ बह रहा था जहाँ अनूप बैठा हुआ था। वह अपने मन की शांति के लिए फिर एक बार खिड़की खोलती है और जब विशाखा खिड़की खोलने का कारण पूछती है तो वह गर्मी लगने का हवाला दे देती है, परंतु विशाखा सब समझ चुकी थी। आज जैसे ही वह झोपड़ी की तरफ टिमटिमाती रोशनी में नज़र भर कर अनूप को देखती है, वैसे ही उसकी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। उसकी आंख से छलके आंसू सबूत थे कि कहीं ना कहीं अनूप का प्रेम कोमल के दिल में अपनी जगह बना चुका था। इसीलिए तो आज अनूप की इस दयनीय हालत को देखकर कोमल की आंखों से आंसू छलक उठे हैं। परंतु विरह की यह पीर वह किसे बताए, आखिर यह एक सरपंच का फैसला था। कुछ ही समय गुजरा था कि तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि पुरानी जर्जर झोपड़ी बारिश को बर्दाश्त ना कर पाई और जगह जगह से पानी टपकने लगा और ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही थी जो मौसम को और भी सर्द बना रही थी। जगह जगह से पानी टपकने के कारण वह झोपड़ी में एक सुरक्षित कोने में बैठ जाता है। हवाएं इतनी सर्द थी कि वह सर्दी के कारण कांपने लगता है। कोमल खिड़की से यह सब देखती है तो उसका मन बहुत विचलित होता है और वह विशाखा को पढ़ाना बंद कर देती है, उसे सोने के लिए कह देती है। कोमल जब जान लेती है कि घर के सभी लोग सो चुके हैं तभी वह चुपके से अपनी अलमारी से एक कंबल निकालकर भरी बरसात में झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है और वह अनूप को वो कंबल ले जाकर लपेट देती है। अनूप यह सब देखकर कोमल से कहता है, तुमने इतनी रात को क्यों तकलीफ़ की? तुम खुद को देखो, पूरी तरह से भीग चुकी हो, बाहर इतनी सर्द हवाएं चल रही हैं, कहीं तुमको जुकाम हो गया तो? कोमल, आपको अब भी हमारी ही चिंता पड़ी है।
अरे तुम खुद को तो देखो, ठंड में कैसे काँप रहे हो। भगवान ना करे कि कहीं आपको कुछ हो जाता तो। मुझसे नहीं देखा जाता आपका यह दर्द। आनोक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे तो यह सब सहने की आदत है। कोमल, हाँ हाँ, तुम्हें क्यों कुछ होता, तुम तो लोह पुरुष हो, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हो। अनूप, अच्छा बाबा अब छोड़ो भी ना, तुमने ओढ़ा दिया ना कंबल मुझ पर। अब यह बताओ कि आज बापू तुम्हें लेने आए थे, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई। कोमल बनावटी गुस्से में कहती है, मैं आज घर चली जाती तो तुम्हारे लिए ये दाल चावल कौन बनाता, और भरी बरसात में तुम्हारे लिए यह कंबल कौन लेकर आता। और वैसे भी यह मेरा फैसला है कि मैं जाऊं या रुकूं। आप होते कौन हो मुझे भेजने वाले। आज कोमल की बातों को सुनकर अनूप के मन का कुछ बोझ हल्का हो चुका था। रात ज़्यादा हो चुकी थी और मौसम भी सही नहीं था, इसलिए अनूप कोमल को वापस घर भेज देता है। अब धीरे धीरे बारिश शांत हो चुकी थी। कोमल को नींद नहीं आ रही थी। फिर से एक बार वह खिड़की से झांक कर झोपड़ी की तरफ देखती है। झोपड़ी में लैंप बुझ चुकी थी, परंतु तभी उसे झोपड़ी के बाहर निकलते हुए कोई दिखाई देता है। जैसे ही तेज बिजली की कड़कदार रोशनी उस पर पड़ती है तो वह पहचान जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि किरण ही है। किरण कोमल को वहां से देखकर भागने लगती है। कोमल उसका पीछा करने लगती है और कोमल के मन में एक ही संशय था कि इतनी रात को किरण झोपड़ी में क्या करने आई थी। कुछ ही दूर जाकर वह किरण को पीछे से बाल पकड़ लेती है और वो उससे सख्ती से पूछती है तो वह उसे सारी सच्चाई बता देती है। इस सच्चाई को सुनकर कोमल के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। घरों का बंटवारा हो चुका था, इसलिए अब अनूप के पास सिर्फ 2 ही बीघा जमीन थी। विजय सिंह के पास ज़्यादा खेतीबाड़ी थी, जो उसने अपने वकील रहते ही खरीद ली थी। आज अनूप सुबह ही घर से खेत के लिए निकल चुका था। विजय सिंह के आज खेत पर कुर्सी डालकर बैठे थे और मजदूरों का काम देख रहे थे। अनूप के पास जो 2 बीघा खेत था उसमें कई सालों से फसल नहीं हुई थी, तो वह फावड़े से अपने खेत में गोड़ने लगा। जब कभी वह थक जाता तो बैठकर बार बार विजय सिंह की तरफ देखने लगता। उधर विजय सिंह भी अनूप को नजरें चुराकर देखता। उसे देखते ही उसके मन में पुत्र प्रेम की भावना जागृत हो जाती और उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़ते, परंतु करे भी तो क्या करे, एक सरपंच का फैसला था। वह आंसुओं को पोंछकर अपना मुंह फेर लेता है। रामू यह सब दृश्य देख रहा था और वह समझ भी रहा था कि काका अपने ही फैसले से खुद ही खुश नहीं है। रामू, काका, मुझसे और ज़्यादा काम नहीं होगा, मुझे तो अब भूख लग रही है। अगर आप कहो तो मैं खाना खा लूँ। विजय सिंह, हाँ ज़रूर, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। खाना खा ले और बाद में काम कर लेना। और विजय सिंह के कहे अनुसार रामू खाना खाने के लिए झोले से खाना निकालता है कि तभी विजय सिंह रामू की तरफ देखते हुए रामू से कहता है, क्यों रामू, ये अनूप ने खाना खाया या नहीं? क्या भूखे पेट ही चलाया जा रहा है? रामू, वह खाना खाकर आए या नहीं मुझे क्या पता। विजय सिंह, अरे सुबह तो तुम उसके साथ ही आए थे, तो तुझे कैसे पता नहीं होगा। रामू, अरे काका, मैं सुबह जब घर से आया था तो ना तो उसने खाना बनाया था और ना ही खाना खाया था, तो हमें तो लगता है कि वह सुबह खाली पेट ही चला आया होगा। विजय सिंह, अरे कैसा भाई है रे तू उसका, वह काम कर रहा है और तू यहाँ चुपचाप खाना खा रहा है। अरे वह भूखा है, उसे खाने के लिए ही पूछ लेता। रामू, मैं तो पूछ लेता काका, परंतु डर लग रहा था कि कहीं आप हमसे नाराज हो गए तो। विजय सिंह, अरे पागल, मैं तुझसे क्यों नाराज होऊंगा भला। अरे मैंने जो फैसला सुनाया है वह मेरे परिवार के लिए है, तेरे लिए कहाँ था। रामू, सच में काका आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसके पास खाना लेकर जाता हूँ। और यह कहकर अनूप के पास खाना लेकर चला जाता है। रामू, अनूप भैया, आप काम बाद में कर लेना, आओ अभी खाना खा लो आकर। अनूप, रामू मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, मुझे अभी खाना नहीं खाना है, जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। रामू, अनूप भैया, आपको पता है ना कि आप किससे झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि आज सुबह घर से कुछ नहीं खाकर आए हो, अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। अनूप, रामू, तू तो जिद करके रह जाता है, जब कह दिया कि भूख नहीं लगी तो नहीं लगी। रामू, हाँ हाँ,
तुम तो भाव खाकर ही रह जाते हो। वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं है आपको इस तरह बार बार मनाने का। वो तो विजय काका ने कहा था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा खाने के लिए। विजय काका का नाम सुनते ही अनूप का चेहरा खिल उठता है और वह रामू से कहता है, क्या सच में? काका ने कहा था तुमसे मुझे खाना खिलाने के लिए। अच्छा, तो देर किस बात की? चल लगा खाना, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। और अनूप हाथ धोकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर दोनों लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विजय सिंह अपनी कुर्सी से जमाई लेते हुए उठते हैं और अनूप की तरफ देखते हुए रामू से कहते हैं, रामू अब मैं तो चला घर, अब तू ही देखना खेत के कार्यों को। रामू जी काका आप घर जाइए, मैं देखता रहूँगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। विजय सिंह को पता था कि कितना भी कुछ भी कह दे अनूप से, परंतु वह कभी भी अपने काका के काम को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देगा, इसलिए वह निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी तो वह थोड़ा ही दूर चलने पर थक जाया करते थे। वह घर आते ही बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं और विशाखा से पानी लेकर आने को कहते हैं। विशाखा एक लोटे में पानी भरकर लाती है और विजय सिंह को दे देती है। विशाखा, बापू खाना लेकर आऊँ? आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लीजिए। विजय सिंह, नहीं बिटिया, अभी सुबह ही तो खाना खाकर गया था, वही खाना अभी तक नहीं पचा है, तो अब और खाना कैसे खा लूँ? विशाखा सहमते हुए कहती है, बाबू क्या वो, और वही इतना कहते ही रुक जाती है। तभी विजय कहते हैं, अरे क्या बात है मेरी लाडो, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? विशाखा हल्के से स्वर में कहती है, कुछ नहीं बापू, बस यही कहना है कि क्या अनूप भैया ने खाना खा लिया था? विजय सिंह बनावटी गुस्से को चेहरे पर लाकर कहता है, तू क्यों चिंता रखती है, खा ही लिया होगा। और वैसे भी रामू खाना लेकर गया तो था, उससे उसी के साथ खा लिया होगा। विशाखा, बापू आज खाना खा लिया तो क्या हुआ, कल कहाँ खाना खाएंगे, अब तो वह बिल्कुल अकेले ही पड़ चुके हैं। विजय सिंह, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अकेला है तो उसे ज़्यादा लोगों के लिए खाना भी नहीं बनाना है, और वह अपना अकेला पेट तो खाना बनाकर और खाकर भर ही सकता है। विशाखा, हाँ बापू, यही तो समस्या है कि वह अब अकेले हो गए हैं, भैया ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, वह अब खाना कैसे बनाएंगे। विजय सिंह, इससे हमें क्या लेना देना, उसे यह सब करने से पहले ही सोचना चाहिए था, तब तो उसे फिक्र नहीं थी अंजाम की। वैसे भी मैं तो एक बार ज़रूर सोच सकता हूँ इस बारे में, परंतु एक सरपंच के फैसले के तौर पर मैं अपनी बात पर अड़िग रहूँगा, यह फैसला बिल्कुल भी नहीं टाला जा सकता। विशाखा, बापू मैंने कब कहा कि आप अपने फैसले को टालें, फैसले में कुछ तब्दीलियाँ तो लाई जा सकती है ना। बस मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो भैया के लिए खाना तो भेज ही सकते हैं ना। विजय सिंह, जब घर का बंटवारा हो चुका है तो खाना भी अलग ही बनना चाहिए। विशाखा, परंतु बापू भैया को जब तक खाना बनाना नहीं आता, कम से कम तब तक उन्हें हम हमारे घर से बना खाना तो भिजवाते रहें, और आपसे मैं यही कहूँगी कि आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। विजय सिंह, ठीक है, मैं इस फैसले में तो बदलाव कर लूँगा, परंतु क्या कोमल उसे खाना देगी? क्योंकि अनूप सबसे बड़ा गुनहगार उसी का है, वह अगर हाँ करेगी तो ही उसे खाना दिया जा सकता है। विशाखा, हाँ बापू, परंतु भाभी ने ही एक दिन पहले हमसे कहा था भैया को भोजन देने के लिए, उन्हीं का ही तो कहना था कि आपके सामने नहीं कह पाई, इसलिए मुझसे कहलवाया। विजय सिंह, जब कोमल को ही कोई ऐतराज़ नहीं है तो उसके लिए खाना बना सकती है, परंतु सिर्फ बात खाने तक ही रहेगी, बस। विशाखा मुस्कुराती हुई कहती है, जी बापू, आज आपने मेरे मन की हर मुराद पूरी कर दी है, आज मुझे आपसे और कोई शिकायत नहीं है। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कोमल को सारी बात बता देती है, परंतु कोमल को उस खबर का कोई असर नहीं पड़ता, वे किसी और ही चिंता में डूबी हुई थी। वह रसोई से पानी का खाली घड़ा उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ती है। कुएं के चारों तरफ बहुत भीड़ थी, कई लोग पानी भरने के लिए आए हुए थे। कोमल को भी घर पर जल्दी जाकर खाना बनाना था, इसलिए वह झटपट से पानी भर लेती है और घड़े को अपने सर पर रख कर चल देती है। वीरेन भी वहीं रास्ते में जा रहा था, उसकी नज़र कोमल पर पड़ती है तो उसके पास जाकर कहता है,
घर में और भी तो कई लोग थे। आपको इस तरह पानी लाने की ज़रूरत नहीं थी। आपने हमसे कह दिया होता तो मैं ही पानी भर लाता। कोमल खामोश होकर आगे बढ़ देती है। वह वीरेन को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। वीरेन आगे चलकर फिर एक बार उसका रास्ता रोक कर कहता है, लाइए घड़ा आप मुझे दे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। कोमल रूखे स्वर में कहती है, आप रहने दीजिए, आपके नए नए कपड़े पहने हैं आपने, पानी से भीग जाएंगे। वीरेन, सच में आप घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती है, परंतु घर में कोई भी आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। और सोचा था कि अनूप भैया बहुत सच्चे इंसान हैं, वह आपको ज़रूर समझेंगे, परंतु अनूप भैया ने तो पहले ही अपने रंग दिखा दिए। और सच कहें, यह छल कपट से ही की गई शादी तो वैसे भी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। कोमल, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, जो होना था वह हो चुका है। वैसे भी यह तो मेरी तकदीर में लिखा है, जिसमें किसी और का क्या दोष है। वीरेन, हाँ तुम्हारी तकदीर में था, कुछ भी लिखा नहीं होता है तुम्हारी तकदीर में। तुमने खुद अपनी तकदीर में यह सब लिखा है। तुम अगर चाहती तो इस शादी के लिए मना कर सकती थी, परंतु तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ के साथ शादी कैसे कर सकती है। कोमल, अब जो होना था हो चुका है, अब तो सिर्फ यही हकीकत है कि वह अनपढ़ ही मेरा पति है और यह मेरा ससुराल है। वीरेन, क्या सच में पति? क्या तुम्हारा दिल उसे अपना पति मानता है या सिर्फ जमाने को दिखाने के लिए ही ऐसा कहती हो? चलो माना कि तुम उसे पति मानती हो, परंतु क्या अनु भैया तुम्हारे लिए उतने ही पाक हैं जितना तुम उनके लिए हो? कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि भाई है, परंतु तुम्हारे झूठे भ्रम को तोड़ने के लिए मैं खामोश नहीं रह सकता। सच तो यह है कि अनु भैया का उस दिनेश की साली के साथ नाजायज संबंध है। क्या अब भी तुम उन्हें स्वीकार करोगी? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस आने वाली कहानी के इस नेक्स्ट पार्ट को आप तुरंत पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।